हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो पिछले वाला वीडियो में मैंने बात किया था वो एसिम्प्टोट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। और एसिम्प्टोट्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, उन सारे को मैंने पिछले वाले वीडियो में ही कवर कर दिया था। एक इंस्पेक्शन मेथड आपका बच गया था, जिसको मैंने बोला था कि मैं आपको जो ट्रिक का वीडियो में अपलोड करता हूँ उस ट्रिक के माध्यम से मैं इंस्पेक्शन मेथड आपको एसिम्प्टोट्स निकालने को बता दूंगा। तो आज का जो वीडियो है मेरा वो आपका कर्वेचर के ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप सिलेबस में जब देखिएगा तो आपको मिलेगा कि एसिम्प्टोट्स एंड कर्वेचर आपका जो टॉपिक दिया है उसमें हम लोग एसिम्प्टोट्स को कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्वेचर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर का डिफिनेशन, और ग्राफिकल वे में भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने लिखा है कि ये हमारे पास जो है एसिम्प्टोट्स खत्म होने के बाद से जो हमारे पास जो आता है वो कर्वेचर आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कर्वेचर का डिफिनेशन क्या होता है। तो कर्वेचर होता क्या बेसिकली, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कर्वेचर इज ए बेंडिंग इन अ कर्व, यानी कर्वेचर जो होता है वो बेंडिंग होता है किसी भी एक कर्व में, जो कि ये दिखाता है कि उस कर्व में कितना टिल्टनेस है, यानी कि कितना वो कर्व टिल्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल हूँ, तो इस वाले एग्जांपल का आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कर्व है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में, यानी कि इसका कर्वेचर क्या है, जीरो है, इसमें थोड़ा सा भी कर्वेचर नहीं है। जैसे मैं इसी तरीके से मैं बात करूँ कि दोनों इसके सिरों को पकड़ लूँ, यहाँ पे पकड़ लूँ और यहाँ पे पकड़ लूँ, और इस दोनों को मैं बेंड करने की कोशिश करूँ, तो आप कुछ से इस वाले शेप में, यानी कि कुछ शेप में ये कन्वर्ट होगा, जिससे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका कर्वेचर आया होगा। देन इसके बाद से थोड़ा सा और इसमें मोड़े तो ये भी इसका कर्वेचर बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा और मोड़े तो इसका कर्वेचर बढ़ते जाएगा, और कुछ ज़्यादा ही मोड़ दे, यानी इतना मोड़ दे कि दोनों आपस का सिरे क्या हो जाए, एक ही हो जाए, यानी कि एक में ऐड हो जाए, तो ये बेसिकली आपका सर्कल बन जाएगा, जिससे कि उसका भी कर्वेचर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। बट मैं बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि देखिए जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाते जाइएगा तो कर्वेचर उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप रेडियस को छोटा करते जाइएगा तो आपका कर्वेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसका यदि हम मैं रेडियस पूछूँ आपसे, तो इसका रेडियस आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे आप क्या कर सकते हैं इसका, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कर्वेचर शून्य था। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और इसको दोनों को मोड़ दूं तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस तो होगा, और वो रेडियस क्या होगा, इससे थोड़ा सा, मतलब इससे थोड़ा सा कम हो गया होगा इसका रेडियस, लेकिन इसके तुलना में इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो इसका कुछ ना कुछ आपका क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ इसका कर्वेचर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं मान कर चल रहा हूँ कि इसका कर्वेचर कम रहा होगा एज तुलना में इसके। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो कर्वेचर मेरा क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा, और जैसे जैसे रेडियस को हम लोग कम करते जाएंगे तो हम लोग का कर्वेचर जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बेसिकली इस वाले फिगर से यहीं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा है कि कर्वेचर में हमारे पास क्या होते हैं, दो चीज़ आपको समझना पड़ेंगे। कर्वेचर में सबसे पहले आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझना होगा, दूसरा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर्वेचर को तो अभी तक समझ लिए, ठीक है, और कर्वेचर के बाद से हम लोग समझेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। लेकिन बट उसके पहले मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम लोग रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग कंक्लूजन के तौर पे दे सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 का कर्वेचर। या कर्वेचर को मैं इधर ला दूँ तो कर्वेचर भी आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 का रेडियस का। तो ये वाला दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल छोटा मोटा बन जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे एक ग्राफिक बनाया हुआ है, ये वाला ग्राफिक से मैं बेसिकली आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक कर्व होगा तो उसका जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम ही उसका क्या होगा, कर्वेचर होगा। तो इस वाले फिगर में आप देखिए कि इसका रेडियस क्या है, कहीं ना कहीं इस वाले से ज़्यादा है, तो इसमें कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, और इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा होगा, चूंकि इसमें रेडियस क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे अब देखिए सेकंड मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहूँगा, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि वन कर्व ऑफ डिफरेंट कर्वेचर एट डिफरेंट पॉइंट, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कर्व में एक पॉइंट पे जो है कर्वेचर कुछ है तो दूसरे पॉइंट पे भी आपका कर्वेचर वही होगा, ऐसा जरूर नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब इतना ही सा है कि एक ही कर्व के जितने सारे पॉइंट होंगे उतने सारे आपका क्या होंगे, कर्वेचर होंगे। यानी कि कर्वेचर किसी फंक्शन का यानी किसी ग्राफ का एक नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ कर्वेचर इज ए कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ कर्व देन इट्स सर्कल। यानी मेरा कहने का मतलब कि यदि कभी भी हम लोग कर्व को ये कर्व जो कर्व होगा, किसी भी कर्व का कर्वेचर हम लोग देखेंगे तो वो कांस्टेंट हमको कर्वेचर मिलेगा, यानी कि में जो
वो जो कर्व कर्व रहा होगा वो कर्व क्या होगा, सर्कल हो गया हो। तो इस वाले सर्कल में आप थोड़ा सा गौर करेंगे। यदि इस वाले सर्कल को मैं कहूँ कि इसका कर्वेचर क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला क्या है आपका एक तरीका से सर्कल है, यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर्कल का जो आपका कर्वेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस पे बेसिकली आपका कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बन जाता है। और नेक्स्ट मैंने आपको ये चीज़ बताने की यहाँ पे कोशिश करा है कि इस यानी कि कर्वेचर में आपको मेनली दो ही चीज़ पढ़ने होंगे। पहला आपको पढ़ने होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा पढ़ने होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे कि आपने अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि कोई भी हमारे पास एक क्या होगा, कर्व होगा, तो कर्व का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो रेडियस हुआ वही आपका क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा तो उस कर्व का कुछ ना कुछ तो सेंटर रहा होगा। जैसे कि मैं मान लूँ ये वाला पे कर्व हो गया, तो इस कर्व का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेंटर रहा होगा, तो वो सेंटर से जितना कर्वेचर बना होगा तो वही बेसिकली आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर के कौन कौन से फॉर्मूले। देन हम लोग बात करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहला जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा है वो लिखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग मेनली जो डिनोट करते हैं वो रो से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को भी आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि हम लोग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो डिनोट करते हैं वो हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि रो इक्वल टू का जो हमारे पास फार्मूला आता है, यानी कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर निकालने का फार्मूला आता है वो ये वाला बेसिकली आपके पास फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या आता है, 1 प्लस का dy अपन का dx होता है, और dy अपन का जो dx आया उसका होल स्क्वायर होता है, और पूरे दोनों तरफ से कोष्ट बंद होता है, और पावर में होता है 3/2, और अपॉन में होता है d2y अपन का dx स्क्वायर। अब आप तो यहाँ से बिल्कुल निफिक्र होकर के आप समझ पा ही रहे होंगे कि dy अपन का dx क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि dy अपन का जो dx होता है वो किसी न किसी कर्व जो दिया होगा उस कर्व के फंक्शन का आप डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि डेरिवेटिव होता है। आप तो इतना समझ ही रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि यहाँ पे लिखा है कि हेयर नोटिस्ड वन थिंग्स रो इज एट ए पॉइंट, यानी कि मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि जो रो होता है यानी कि रेडियस जो कर्वेचर होता है वो किसी एक पॉइंट पे ही कर्व पे निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी हमारे पास जो कर्व होगा तो कर्व का डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आपका क्या आएंगे, कर्वेचर आएंगे। तो ये जो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा रहा है वो किसी पॉइंट की बात कर रहा है कि किसी पॉइंट से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा उस कर्व के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मेरा इतना ही सा मोटिव था। और सेकंड में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट कर लिया है कि कोई हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि f(x) का होगा, जिसको मैं y के बराबर मान रहा हूँ। बी द गिवन कर्व, यानी कि वो जो कर्व होगा, यानी मेरा कहने का मतलब कि कोई हमारे पास पहला एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को मैंने f(x) मान लिया जो कि y का बराबर है, ठीक है। और वो जो फंक्शन होगा तो किसी न किसी पॉइंट पे तो हम लोग कर्वेचर निकालेंगे ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि किस पे निकालेंगे हम लोग, किसी न किसी पॉइंट पे। तो जो पॉइंट हम लोग के पास होगा वो क्या पॉइंट होगा, हमारे पास सेंटर हो जाएगा उस कर्व का। तो उस कर्व का जो सेंटर होगा उसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, तो उस कोऑर्डिनेट को ही हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि वो क्या है, सी है। और सी क्या है, बेसिकली एक पॉइंट है जो कि सेंटर को दिखा रहा है। तो वो हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा है। तब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, बेसिकली इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे। तो बट उसके पहले भी इस वाले पूरा थ्योरी को भी एक बार अच्छा तरीका से हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो मैंने लिखा है कि लेट जो है y इक्वल टू का आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, द गिवन कर्व जो कि कर्व गिवन है आपका किस पॉइंट पे, c इक्वल टू का अल्फा एंड बीटा पे, बी द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एट अ पॉइंट। जो पॉइंट जो दे रखा है वो हमको क्या देखा है कि x1 y1 दे रखा है पॉइंट, और जो फंक्शन दे रखा है वो अब y1 का f(x) मैंने अभी आप लोग को बताया। तो अल्फा एंड बीटा जो हो गए वहाँ पे कर्वेचर को दिखा रहा है कि ये क्या है, कर्वेचर है, और ये भी क्या है आपका कर्वेचर है। तो अल्फा एंड बीटा हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, अगर ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए बेसिकली जो हम लोग अल्फा निकालेंगे तो हमारे पास जो गिवन रहेगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको गिवन होगा। वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि x1 और y1 दे रखा है। तो यदि हम लोग अल्फा निकाल रहे हैं तो इस वाले फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग x1 माइनस का करेंगे dy अपन का dx, और इंटू का कोष्ट लगाएंगे 1 प्लस का dy अपन का dx
एक्स का होल स्क्वायर करेंगे और अपन में D2y अपन का dx² करेंगे, यानी कि मैं बिल्कुल आपको डरना नहीं है, इस वाले फॉर्मूला से आप बिल्कुल निकाल पाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो इस वाले फॉर्मूला से अल्फा निकाल पाएंगे और हम लोग को बीटा निकालने की जब भी जरूरत पड़ेगी तो बीटा इस वाले फॉर्मूला से हम लोग निकाल पाएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूला को भी मैं एक बार रीड कर देना चाहता हूँ। तो y प्लस का हो जाएगा 1 प्लस dy अपन का dx का स्क्वायर है, अपन में क्या d2y अपन का dx स्क्वायर है। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले दोनों फॉर्मूला से आप बेसिकली जो निकालना चाहेंगे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट ध्यान देना चाहिए, तो वो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो dy अपन का जो dx निकाल रहे हैं या हम लोग d2y अपन का जो dx स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो बेसिकली हम लोग उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं जिस पॉइंट पे हमको ये वैल्यू दे रखा है, उस पॉइंट का ही हम लोग dy अपन का dx निकाल रहे हैं, यानी कि स्लोप निकाल रहे हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो dy अपन का dx स्क्वायर या d2y अपन का d स्क्वायर x निकालेंगे वो इस पॉइंट पे निकालेंगे। कौन से पॉइंट पे? तो इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे, तभी हम लोग का काम बन पाएगा। अब देखिए बेसिकली एक छोटा सा आप लोग पास एक और कंसेप्ट आता है, उस वाले कंसेप्ट में को भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। और वो वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे है सर्कल का, तो सर्कल का कि बेसिकली सर्कल का ये हम लोग कर्वेचर तो निकाल ही सकते हैं ना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सेंटर का सर्कल का जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो किस रेट से कांस्टेंट होता है, तो इसी रेट से आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि जब भी हमसे ये पूछा जाएगा कि सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालिए, तो सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आपको सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा, और देन उसके बाद से आपको रो भी इवन निकालना पड़ेगा। रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना पड़ेगा, और इस वाले फार्मूला का यूज करके आपको सर्कल का कर्वेचर निकाल करके बताना पड़ेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है, इस पे टाइप का क्वेश्चन जो है बेसिकली बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं और नॉन एब्जेक्टिव बेसिस पे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पूछे भी जाते हैं तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर ही निकालने के लिए पूछा जाएगा, या अल्फा या बीटा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आपसे कहा जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए अल्फा बीटा और आपको रो भी तीनों की जरूरत पड़ जाती है, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एलिमिनेट होने की चांसेस रहती है। तो आई थिंक इस पे नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यारो जब मैं आपके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ, आपको तैयारी का मैं गारंटी ले ही रहा हूँ, तो देर किस बात की है यार। जितना हो सके आप सपोर्ट जरूर करें, और मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अपने दोस्त सर्कल में यानी कि जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सारे स्टडी ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं, हम कुछ और भी कंसेप्ट है हमारे पास उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आपको बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और लिख करके बताने की कोशिश किया, वो बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रिलेशन बताने की कोशिश किया है। और वो रिलेशन जो है बेसिकली आपका किसके बीच में है, तो रेडियस कर्वेचर ऑफ द कर्व ऑफ एट एनी पॉइंट, और जो दूसरा है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने यहाँ पे रिलेशन बताया है। तो देखिए 1 का के, तो के बेसिकली यहाँ पे के को हम लोग कापा पढ़ेंगे, और कापा क्या होता है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कर्वेचर ऑफ द कर्व, यानी कि कर्व का कोई भी होगा उसका कर्वेचर होगा, तो उस कर्वेचर पे किसी एक पॉइंट का ये क्या बताता है, कर्वेचर बताता है किसी एक पॉइंट का। ठीक है, और जो बेसिकली आपका किसी एक पॉइंट का जो कर्वेचर होता है वो आपका बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैंने इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रूल बताया है। रूल क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला आप देख सकते हैं, इस वाले फार्मूला को आप अपने माइंड में लॉक करके रखिएगा, और इसी वाला फार्मूला से हम लोग ये चीज़ को निकाल सकते हैं शॉर्ट में, जिसको कि आपसे ज़रूरत पड़ेगा कभी ना कभी। तो बेसिकली इस वाले फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, इस चीज़ की बात करें तो हम लोग बेसिकली इस वाले फार्मूला से आप यही निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास किसी भी एक कर्व पे, ये कोई हमारे पास क्या दिया है, कोई भी एक कर्व है, तो कर्व का यदि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम लोग किसी एक पॉइंट पे कर्व का क्या निकाल सकते हैं, कर्वेचर निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही रख रहा हूँ, और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना आपको बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।